हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में रत होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS के एक टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है HRMS के तहत रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के पास को लेकर। अब आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी कि क्या रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, सेवानिवृत्त रेलवे एम्प्लॉय भी क्या HRMS से पास ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है दोस्तों। उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो मैनुअल पास ले सकता है या HRMS से पास ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय HRMS से पास लेना चाहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो उस पर मैं पूरे विस्तार से आज बात करने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आप महरूम रह जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के HRMS से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के पास को लेकर सारे टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। आप हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी HRMS से कैसे पास ले सकता है। पहला यह सवाल है आपका, इसी में जवाब है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय HRMS से पास ले सकता है या नहीं। तो जवाब है कि ले सकता है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहली बात तो उनके लिए 3 चरण है। कौन कौन सा चरण है हम एक एक करके देख सकते हैं। कि पहला है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। उन्हें HRMS पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भी हम HRMS में लाइव करके हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले मूलभूत चीजें हमको समझ लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जो करता है DC। इसमें DC डीलिंग क्लर्क की भूमिका होती है। और तीसरा जो भूमिका होती है वो होती है PIA, पास इशुइंग अथॉरिटी। ये 3 पड़ाव है। तीनों पड़ाव के पार कर लेने के बाद कोई भी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी HRMS से पास लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब आप कहेंगे ये चीजें तो डायरेक्ट हम लाइव करके डेमो आपको दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह समझाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लाइव में बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे लिखकर हम आपको दिखा सकते हैं। तो पहला पड़ाव क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन। कोई भी रेलवे एम्प्लॉय, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय अगर HRMS से पास लेना चाहता है और वह पहला पड़ाव पार करना चाहता है, यानी HRMS में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक चीजों की आवश्यकता होगी, उन्हें जरूरी होगी, वो सब चीजें मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके पास जो जरूरी दस्तावेज हो, जरूरी चीजें हैं, वो एक एक करके आप देख लीजिए क्या क्या उन्हें जरूरत पड़ेगी। उनका जो है PPO, इसमें आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों PPO की आवश्यकता होगी। और अगला क्या चाहिए हमको? लास्ट मैनुअल पास, मतलब अंतिम जो पास आपने इशू करवाया है उस पास को भी आपको अपने पास रखना होगा। तीसरा जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है? पैन कार्ड। इसमें किसका किसका? स्वयं तथा अन्य सदस्य। पैन कार्ड आपको खुद का तथा अन्य सदस्य। यह अन्य सदस्य से मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद पास में जिनका जिनका नाम है या पास के लिए जो फैमिली मेंबर एलिजिबल है उसका भी पैन कार्ड आप रख लीजिए। घर नंबर और किसकी आवश्यकता हो सकती है? आधार कार्ड। इसमें भी आपको स्वयं तथा अन्य मेंबर जो फैमिली मेंबर है उसका आवश्यक है। अगला क्या जरूरी हो सकता है? एक होता है
कि पास डिक्लेरेशन देना है आपको। पास डिक्लेरेशन इसका मतलब आपको एक आवेदन देना है जिस कार्यालय से आप पास ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एचआरएमएस में भी डीसी और पीआईए उसी कार्यालय का बाबू और संबंधित इंचार्ज होगा। ठीक है, तो आपको पास डिक्लेरेशन मतलब एक आवेदन देना है संबंधित इंचार्ज के नाम कि एचआरएमएस से मैं पास लेना है। शॉर्टकट में लिख देना है, सेवा में इंचार्ज का जो डिजिग्नेशन होता है वो लिख देंगे और उसके बाद विषय में लिखेंगे एचआरएमएस से पास लेने के संबंध में। विषय में आप लिख देंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं फलना 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 एचआरएमएस से पास लेना चाहता हूं या चाहती हूं। मैंने मैनुअल पास, अगर आपने इस साल का कोई पास मैनुअल प्राप्त किया है तो वो लिख दीजिए कि मैनुअल हमने ये पास प्राप्त किया है, बाकी पास मैं एचआरएमएस से लेना चाहता हूं। आपका विश्वासीय या विश्वासीय जो भी है अपना डिटेल आप लिख देंगे। इसको कहते हैं पास डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र, इन्हें आप कह सकते हैं, घोषणा पत्र कह सकते हैं। ये जरूरी हो जाता है। और लास्ट में या कहें सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीजें क्या है, या फिर अन्य लास्ट में कुछ एक होता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जब आप रिटायर हुए थे उस समय जो मोबाइल नंबर आपने संबंधित डीआरएमपी को सुपुर्द किया था वो मोबाइल नंबर आपके पास चालू अवस्था में होना चाहिए। अब सवाल हो सकता है कि अगर वो नंबर खो गया है तो क्या करें। अगर वो खो गया है तो आप डीआरएमपी से संपर्क करके जो संबंधित सेल है, एचआरएमएस का सेल होगा, वहां जाकर आपको जो भी डीलर है या जो भी अधिकारी है उससे संपर्क करना है और अपना मोबाइल नंबर चेंज करा लेना है। तो पहली बार आपको ये आवश्यकता होगी, लेकिन पास एचआरएमएस से रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप ये डीसी से अपना नंबर चेंज करा सकते हैं। तो शर्त है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगला जो आवश्यक चीजें हैं वो क्या होता है, फोटो। फोटो इसमें भी वही स्वयं तथा अन्य सदस्य, इनका फोटो आप अलग अलग लेकर आएंगे। या ऐसा कर सकते हैं कि पास सपोज रिटायर्ड, अमूमन यह देखा गया है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय और उनकी पत्नी का पास बनाना पड़ता है। अभी तक जो भी मैंने एचआरएमएस से रिटायर्ड एम्प्लॉय का पास बनाया है तो उसमें हमको उनका खुद का एम्प्लॉय का और उनकी पत्नी का जरूरत पड़ा है। और कई बार होता है कि उनका डिपेंडेंट मेंबर भी होता है, उसका भी चाहिए। तो इसमें आप फोटो ला सकते हैं या उसी समय ऑन स्पॉट ऑन जगह पे फोटो खींचकर, फोटो क्लिक कर वो चीजें मतलब कट पेस्ट करके आप डाल सकते हैं। तो कई बार होता है क्या कि खुद का फोटो भी ले आए, फैमिली मेंबर का भी फोटो ले आए, सबको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अपने पास ओरिजिनल रूप में रखना है। आप कहेंगे ओरिजिनल की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये सब जितनी चीजें हमने आपको बताया इनमें से इसको मोबाइल नंबर को और फोटो को छोड़ के बाकी सब चीजों का जो है ना एक अलग अलग पीडीएफ बनाना पड़ेगा। पीडीएफ सबका अलग अलग, जैसे पीपीओ का ये पीडीएफ आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लास्ट मैनुअल पास, इनका तो पीडीएफ आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा एचआरएमएस में लॉगिन होकर। पैन कार्ड, इसका भी आप पीडीएफ बना लीजिए अलग अलग। आधार कार्ड, इसका भी पीडीएफ बना लीजिए। मतलब आधार कार्ड बोले या इनकी जगह परिचय पत्र भी आप कह सकते हैं। क्या उनका अगले का परिचय पत्र, ठीक है ना, ये सब चीज हो गया। पास डिक्लेरेशन, ये भी पीडीएफ बनाना है। मोबाइल नंबर यानी आपके मोबाइल में वो चालू होना चाहिए, ठीक है ना, और फोटो, ये सब चीजें होना चाहिए। उसके बाद
लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके बाद आ जाता है लॉगिन करना है। क्या करना है उसके बाद? अगला जो पड़ाव होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप सारी डिटेल भरेंगे। तो ये सब चीजें जानने के बाद अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। वहां आपको परत दर परत ये चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। रिटायर्ड एम्प्लॉई का HRMS से पास के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो उसके लिए हमको चले जाना है गूगल क्रोम में। वहाँ जाकर हमको HRMS रेलवे टाइप करना है। ये हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है, लॉगिन इंडियन रेलवे HRMS, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे आपको रिटायर्ड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एक पॉपअप हो जाता है, इस पर देखिए लिखा हुआ है PPO नंबर। तो रिटायर्ड एम्प्लॉय का PPO नंबर, इसमें जो लेटेस्ट PPO नंबर है वो हमको इसमें एंट्री करना है। नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया है। फिर उस एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पे कैप्चा आपको इंटर करना है। उनके बाद यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल उनका क्लियर हो जाएगा। ये उस एम्प्लॉय का HRMS ID यहाँ शो कर रहा है, एम्प्लॉय का नेम आ जा रहा है, उसके बाद डिजिग्नेशन इसमें शो नहीं करेगा। उसका मोबाइल नंबर, जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पे शो कर देगा। तो रजिस्टर करने से पहले आपको ये देख लेना है कि एम्प्लॉय के पास करंट में ये मोबाइल नंबर है कि नहीं, क्योंकि जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इसका एक OTP आएगा जो इस रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। जब आप इस नंबर से OTP लेंगे तब इसको आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, हम यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं वो मोबाइल नंबर। ये मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब हम सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय के उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा चुका है। अब हम उस OTP को इसमें डालेंगे। OTP के बाद सबमिट करेंगे और उसके बाद एम्प्लॉय HRMS में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और हम एक्स एम्प्लॉय की ID से हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे इनका नाम शो कर रहा है, बाकी कोई भी डिटेल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चूँकि पास के लिए पहली बार जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उनके बाद हम ये आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है पास वाला, पास में जाना है। आपको लिखा है एडिट माय डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हो रहा है। चूँकि इसमें दोस्तों बहुत सा चीज़ है कि आपको ये ब्लैंक मिलेगा, चूँकि हमने पहले से यहाँ पे डाल रखा है ताकि वीडियो छोटा बने और आपके लिए पूरी जानकारी मिले। तो यहाँ पे पहले से PPO नंबर डाला रहेगा, चूँकि आपने जब इनका रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें PPO नंबर डाला है। यहाँ कर्मचारी का नाम शो कर देगा। आधार नंबर आपको डालना है, मैंने आधार नंबर डाल दिया है। उसका पैन नंबर डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ, लिंग में उसका मेल है या फीमेल वो देख लेना है। बाकी यहाँ पे फ़ोटो वाले कॉलम में आपको फ़ोटो डालना है। ये चीज़ें देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने इनका फ़ोटो डाल दिया था। इस तरह देख लेना है हर कॉलम को कि आपने सही डाला कि नहीं डाला। अगर गलत है तो इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, हो जाएगा। पहचान पत्र में कोई एक पहचान यहाँ पे इनका जो है कि अपलोड कर देना है। मान लीजिए ये हमने नहीं डाला है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इनका। ये यहाँ पे देख लीजिए मैंने इनका पहचान डाल दिया था। इस तरह देख लेंगे, एक एक करके देख लेंगे, सब ठीक है। नियुक्ति की तिथि में ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेवानिवृत्ति की तिथि भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएगा। लेकिन आपको एक एक करके देख लेना है। वेतन स्तर पे लेवल आपको इसमें भरना है कि वो कब जब रिटायर हुए थे उसमें इसका पे लेवल क्या था। यहाँ पे सेवानिवृत्ति का कारण, सेवा समाप्ति का कारण शो करेगा, वो भी आपको देख लेना है। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे आपको उनका डेट मेंशन कर देना है। फिलहाल एम्प्लॉय अभी जीवित है, उनका वेतन लेवल डाल दिया मैंने। उसके बाद उसका पदनाम मैंने लिख दिया, किस पद से वो रिटायर हुए थे। उनका ओल्ड PF नंबर मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और उसके बाद आगे देखते हैं इधर सेवा समाप्ति की तारीख शो करेगा। पास के लिए पे लेवल, जाहिर सी बात है जो कर्मचारी जिस लेवल में रिटायर हुआ है पास के लिए वही लेवल रहेगा। यहाँ पे हमने उसका लेवल चूज कर लिया है, लेवल 2। उसके बाद अधिकारी प्रकार में जाइए, यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेगा, एक गजेटेड और नॉन गजेटेड। हमने नॉन गजेटेड लिया है। इसका PF नंबर यहाँ पे भरना है, आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। लेकिन इसको आप देख लेंगे कि PF नंबर सही है या गलत है। कई बार होता है कि इसमें गलत डाला रहता है, आप इसको सही कर लीजिएगा। कई बार होता है बहुत से एम्प्लॉय का पुराना PPO नंबर होता है और उसके बाद नया जारी किया जाता है। अदरवाइज अगर उनके पास पुराना PPO है तो उस PPO नंबर को यहाँ मेंशन कर देंगे।
प्रभाग कार्यशाला डिवीजन वर्कशॉप रहेगा तो वहाँ पे शो कर देना है। एम्प्लॉय चूँकि ये कटिहार डिवीज़न का है और हम कटिहार डिवीज़न में आते हैं तो इसका यहाँ पे हमको कटिहार डिवीज़न जो है कि सर्च कर लेना है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 20 साल से अधिक सेवा, यस और नो, इसमें ऑटोमेटिक ले लेगा। जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे देखिए नियुक्ति की तारीख 1992 है, रिटायरमेंट या वीआरएस की तारीख 19/12/2015 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यस ले लेगा, ठीक है ना। 20 साल हुआ है। चूँकि पास के लिए कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉय तब एलिजिबल होता है जब वो 20 साल या उससे अधिक की सेवा करता है। अब आइए जो जरूरी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, प्रभाग या कार्यशाला। सेलेक्ट पास क्लर्क, यहाँ पे हम पास क्लर्क का नाम शो करेंगे। चूँकि ये मेरे यहाँ से, मेरे ऑफिस से इनको पास इशू होता है, इसलिए यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। या कोई भी आदमी रिटायर्ड एम्प्लॉय कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराए तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपने पास क्लर्क का नाम शो कर ले। यहाँ पर मैं अपना जो है कि आईडी डाल देता हूँ अपने डीलर का, चूँकि इनका जो डीलर है उनकी आईडी हम यहाँ डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा नाम शो कर दे रहा है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पे एम्प्लॉय का वर्तमान पता पूरी तरह डाल दीजिए बढ़िया से। ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ें जो हमको देखना है वो ये आश्रित और परिवार के सदस्य है ना, डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इनके पास में जो एलिजिबल है, ऐसे अमूमन कर्मचारी की पत्नी और बाकी जो पास के लिए एलिजिबल है वो चीज़ें यहाँ पे शो करना है। अगर इनके मेंबर में कोई है तो उनका डिटेल यहाँ भरा जाएगा। अदरवाइज इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है तो हम यहाँ से इनका नाम हटा देंगे। कई बार होता है क्या है कि यहाँ पे आपको पहले से नाम शो कर रहा होता है, क्योंकि उनका नाम हटा सकते हैं या फिर यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक उसका नाम हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछला जारी किया गया पास, वो सारी चीज़ें आपको PDF बना के रखना है। और यहाँ पे हमने इनका जो पुराना लास्ट वाला जो पास था उसका PDF बना के हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, देख रहे हैं, व्यू कर सकते हैं। उसी तरह मैनुअल पास डिक्लेरेशन है, कर्मचारी अपना एक लिखित आवेदन देगा, जिस भी ऑफिस से ये पास लेना चाह रहा है उस ऑफिस को ये लिखित में देगा। बाकी और प्रोसेस है, लिखित में आवेदन देगा कि मैं HRMS से पास लेना चाहता हूँ और वगैरह वगैरह देगा कि हमको HRMS से पास इशू किया जाए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद पास का प्रकार क्या है, ऑटोमेटिक ले लेगा। रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट इंटाइटल्ड फुल सेट, यहाँ पे 2 सेट और उसका हाफ सेट, टोटल 4 हो जा रहा है। चूँकि NFR में जो है कि किसी भी कर्मचारी को एक पास ज़्यादा मिलता है। ऑन ड्यूटी रेलवे कर्मचारी है तो यहाँ पे 4 सेट मिलता है, रिटायरमेंट के बाद 2 सेट पास मिलता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब आता है यहाँ पे कि अगर इन्होंने कोई पास अवेल किया है, चूँकि हम एम्प्लॉय की ID से ये सारा चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इनका कुछ शो नहीं करेगा, ये खाली जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चूँकि इनका डाला हुआ है, हमने पहले से कर रखा था। एम्प्लॉय का रहेगा यहाँ पे जो है कि चाहे उनका रिमार्क डाल देते हैं, फॉरवर्डेड लिख देते हैं। आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई इनको पास लेना है, तो यहाँ लिख देगा फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज। और फिर यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे और यहाँ देखिए लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द पास एप्लीकेशन यू विल नॉट एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। इसको इसमें इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो फिर इनमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम यस पे क्लिक कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिख रहा है डिटेल सक्सेसफुल सेव्ड फॉर एम्प्लॉई, ये आईडी इनका शो कर रहा है और वो इनकी आईडी से चला गया इनके डीलर की आईडी में। सपोज मैं इनका के लिए सारा काम कर रहा हूँ तो ये इनकी आईडी सारा डिटेल मेरी आईडी में आ चुका है। अब हम इनका जो है कि लॉग आउट कर देते हैं, फिर हम अपनी आईडी से इनको लॉग इन। आइए दोस्तों, अब हम डीसी की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। अब हमको देखना है कि डीसी की आईडी में इसका कहाँ पे है और इसको कैसे प्रोसेस करना है। तो हम अपनी आईडी से लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद हम जाएंगे पास वाले कॉलम में, पास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, सबसे नीचे आपको दिखेगा वेरीफाई रिटायर्ड डाटा एंट्री। चूँकि रिटायर्ड एम्प्लॉय ने अपने आईडी से सारी डाटा को इंटर किया था। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं और अगर डीसी अपनी आईडी से वो सारी चीज़ें करता है तो उनका फिर अलग ऑप्शन है, ठीक है। हम ये वेरीफाई रिटायर्ड डाटा एंट्री पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे PPO नंबर शो कर रहा है, खाली प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ पे हम करते हैं वो जो एम्प्लॉय ने अपनी आईडी से डाला था, यहाँ पे उनका शो कर रहा है, उनको सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे।
अब उनका सारा डिटेल यहाँ पे शो हो चुका है। अब एज ए डीसी हमारा कर्तव्य बनता है कि एक एक चीज़ को हम आराम से केयरफुली ढंग से उनको हम देख लें। सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर फ़ोटो गलत ढंग से इंटर हुआ है तो हम यहाँ पे क्लिक कर दें, चूँकि कट करके नया फ़ोटो डाल सकते हैं। पहचान पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है, वहाँ पे भी देख लेंगे। सब कुछ एक एक करके देखेंगे। चूँकि इनका सब कुछ मैंने खुद किया है तो जाहिर सी बात है मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। अब मेरा काम ये हो जाता है कि हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि इनका 2023 का इनको मैंने ऑफिस से कोई भी पास नहीं दिया है और ये पहली बार पास लेने आए हैं। अगर इन्होंने कोई पास लिया होता, अगर फुल सेट एक भी पास लिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते। सपोज यहाँ पे अगर हम 1 लिख देते तो वो इनका ले लेता, लेकिन इनको मैंने कोई पास नहीं दिया इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 ही रखेंगे। और मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स हम डाल देते हैं। ये मेरा काम है, एज ए डीसी हमने कर लिया है। उसके बाद हम जब सबमिट करेंगे तो हमारे इंचार्ज के पास या इनका वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो है उनके पास चला जाएगा। अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। चूँकि यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ कम है, अच्छा सुखी यहाँ पे शो कर रहा है कि फैमिली डिपेंडेंट स्टेटस रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे परिवार का कोई सदस्य निर्भर नहीं है। ये कॉलम खाली दिख रहा था इसलिए इससे मांग रहा था। यहाँ पे हमने देख लिया। अगर कुछ गलत होगा तो ऑटोमेटिक इसमें शो करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आगे लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द पास एप्लीकेशन, यू विल नॉट एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। वही चीज़ जो पिछली बार इनकी आईडी में शो कर रहा था, हम यहाँ पे यस करेंगे। ये पूरी तरह से डीसी की आईडी से जो है कि सेव हो चुका है और वो चला गया है वीए वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। ये सारी डिटेल चला गया है। अब हम उनकी आईडी से सबमिट लॉगिन होंगे, फिर हम वहाँ पे आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीए की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। अब उनकी आईडी में देखना है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय का डाटा कहाँ पे है। तो लॉगिन होने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर भी पास वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है नीचे से ऊपर रिटायर्ड एम्प्लॉय करके ऐसा कुछ दिखेगा, एक्सेप्ट रिटायर्ड एम्प्लॉय डिक्लेरेशन डाटा, इस पर क्लिक करना है। सेम वही चीज़ें जो डीसी की आईडी से हो रहा था। पीपीओ नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और गो पे जाएंगे। चूँकि यहाँ पे रोल चेंज करने के लिए कह रहा है, पीआईए पे जाना है। ठीक है, पीआई पे जाने के बाद ये यहाँ पे हम पीपीओ नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर पीआईए को भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारा डाटा एक एक करके केयरफुली देख ले, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर चेंज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समय बढ़ जाता है। तो सब कुछ हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं। चूँकि हम ही इनकी आईडी से डील कर रहे हैं तो हमको सारा चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता है। अब हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे हम ओके लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट बटन है और रिजेक्ट बटन है। अगर हमको इसमें कोई भी डाउटफुल लगता है, हमें ऐसा लगता है कि गलत डाटा इंटर किया गया है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे और वो चीज़ें चला जाएगा डीलर के पास। लेकिन हमको सब कुछ डाटा ठीक लग रहा है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ भी वही चीज़ें आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू एक्सेप्ट एम्प्लॉय डिटेल्स, यू विल नॉट बी एबल टू रिवेंट द चेंजेज। तो सेम हम यस कर दे रहे हैं। इस तरह दोस्तों डाटा ऑफ एम्प्लॉई, ये उनका HRMS ID है, हैज़ बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इस तरह इस रिटायर्ड एम्प्लॉई का डाटा पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसके बाद अब ये पास के लिए एलिजिबल है। अब ये अपनी आईडी से लॉगिन होकर जो है कि पास बना सकता है। तो पास बनाने का सेम रूल वैसा ही है जो कि रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई का है, उसी तरह रिटायर्ड एम्प्लॉई भी अपना पास बना सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।